वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम सभी लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ रहे थे, पृष्ठ रसायन चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले उत्प्रेरण को पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं उत्प्रेरण के इससे पहले करीब 7 वीडियो आपको दे चुका हूं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोज़ को क्रम से देख लेंगे तो उनको ये पूरा पोर्शन समझ में आ जाएगा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है एंजाइम उत्प्रेरण की विशेषताएं। ध्यान से समझना, हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो देखा था उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम उत्प्रेरण की विशेषताएं क्या हैं। देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, एंजाइम उत्प्रेरण क्या है एवं इसकी विशेषताएं क्या है। मतलब पिछला वीडियो और ये वीडियो जब आप ज्वाइन करोगे तब आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण की क्या विशेषताएं होती हैं। देखो विशेषताएं बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, तो उम्मीद है आपको ये विशेषताएं फिंगर टिप पे याद हो जाएंगी। तो देखो हम बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता जो होती है वो होती है कि जो एंजाइम उत्प्रेरण होते हैं उनकी दक्षता या उच्च होती है, या कहें तो उच्च दक्षता वाले होते हैं या उच्च सक्रियता वाले होते हैं। बस इतना स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखोगे आप? एंजाइम उत्प्रेरण उच्च दक्षता वाले होते हैं अथवा उच्च सक्रियता वाले होते हैं। इसका मतलब क्या है आप इसको समझो। देखो इसका मतलब ये है कि ये जो एंजाइम होते हैं ये जैसे ही रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक रिएक्शन हो रही है वो बिना एंजाइम के हो रही है और एक दूसरी रिएक्शन है जिसमें एंजाइम अपनी उपस्थिति से उसका वेग बढ़ा दे रहे हैं, तो देखो इनकी दक्षता बहुत उच्च होती है, एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे शरीर में, जैसे सपोज दैट हमने खाना खाया तो हमारे शरीर में हमारे खाना खाने के बाद वो खाना पचता है। तो अगर हमारे शरीर में एंजाइम ना होते, तो एक टाइम का खाना हम खाते और उसको पचाने में हमें 50 साल लगते, मतलब 50 ईयर्स लगते। तो 50 साल में अगर हमारा एक टाइम का खाना पचता तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की सिचुएशन होती। तो देखो एंजाइम जो होते हैं वो हमारी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनके वेग को 10 टू द पावर 20 टाइम्स, 10 की घात 20 गुना, मतलब लाखों करोड़ों अरबों से भी कई गुना ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। और जब एंजाइम इतनी फास्ट रिएक्शन कराते हैं तब जा कर के हम एक टाइम का खाना 2-3 घंटे में, 4 घंटे में पचा पाते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि एंजाइम जो हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी दक्षता बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है कि जो एंजाइम होते हैं वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। देखो लिखा हुआ है विशिष्ट प्रकृति। बेसिकली आपकी हेडिंग हो जाएगी, आप अदरवाइज सीधा लिख सकते हो कि जो एंजाइम उत्प्रेरण होते हैं वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। इतना लिख करके आप काम चला सकते हो, बट आपको समझना चाहिए विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या होता है। देखो विशिष्ट प्रकृति का मतलब होता है कि एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, दूसरी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेगा। मतलब एक रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है, दूसरी रिएक्शन को वो उत्प्रेरित नहीं करता है। इसका एक उदाहरण देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको याद होगा, हमने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में C6H10O5, इसका होल एन, इसको हम क्या पढ़ते हैं? स्टार्च पढ़ते हैं। स्टार्च, अगर हम स्टार्च का जल अपघटन करें तो हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जो इसको किस में बदल देता है? C12H22O11। इसका नाम क्या होता है? माल्टोज। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? ये बताएं। डायस्टेज, ये एंजाइम हमें चाहिए होता है। तो ये एंजाइम केवल एक ही काम करता है, स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में। अब आप देखो एक और उदाहरण, C12H22O11, इसका नाम क्या है? माल्टोज। अब हम कहें कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना है C6H12O6 में, तो हमको जो एंजाइम चाहिए होता है वो बताओ कौन सा होगा? माल्टेज। कौन सा एंजाइम होगा? माल्टेज। तो आप देखो यहाँ पर ये एंजाइम माल्टेज एंजाइम है, इसका एक ही काम है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। आप सोचो डायस्टेट ये भी काम कर दे या माल्टेज ये भी काम कर दे, पॉसिबल नहीं है। तो एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, दूसरी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करता है, एक ही काम करता है दूसरा काम नहीं करता है। इस चीज़ को बोलते हैं
कि जो एंजाइम उत्प्रेरण होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा विशिष्ट प्रकृति वाले होते हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर हो गया सेकेंड। पहला पॉइंट है इनकी दक्षता उच्च होती है या सक्रियता उच्च होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया बायोकेमिकल रिएक्शंस के वेग को या दर को लगभग 10 की घात 20 गुना तक इंक्रीज कर देते हैं। और दूसरा है कि इसका जो गुण है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, अर्थात एक एंजाइम केवल एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, किसी दूसरी बायोकेमिकल रिएक्शन को ये कैटलाइज नहीं करता है। ये इसका दूसरा गुण हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे गुण की। देखो तीसरा गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, आप इसको समझो। देखो लिखा हुआ अनुकूलन तापमान, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। अब अनुकूलन तापमान का मतलब ये हुआ कि जो हमारे एंजाइम होते हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पर ही अच्छा काम करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, अभी टेम्परेचर लगभग 42 है 43 है, सपोज दैट गर्मी और बढ़ गई 48 डिग्री हो गई, लाइट भी चली गई। अब हमने आपसे बोला कि चलो पढ़ाई कर लो, आप कहोगे हम इतनी गर्मी में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हमने कहा ठंडी पड़ रही है, पता लगा -2 डिग्री टेम्परेचर हो गया और खिड़की दरवाजे भी खुले हुए हैं, हमने आपसे कहा कि पढ़ाई कर लो, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। रीज़न क्या है? बहुत ठंडी या बहुत गर्मी, ये आपके लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है। अगर सूटेबल कंडीशन नहीं है तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। ठीक, एंजाइम भी तो आप ही के अंदर हैं, तो इनको भी बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत बहुत ठंडा दोनों माहौल सूट नहीं करते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं वो 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन तक अच्छा काम करते हैं। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर इसके बीच में है, 25 से लेकर के और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक है, तो हमारा जो एंजाइम है वो प्रॉपर वर्क करेगा। अगर हमारा टेम्परेचर इससे इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, या इससे कम हो जाता है, तो दो सिचुएशन होती हैं। अगर कम हो जाता है तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, वो काम ही नहीं करते हैं, डले रहते हैं सुस्त की तरह। और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उनका नेचर बदल जाता है, तो वो डीनेचर्ड हो जाते हैं या कहें तो विकृत हो जाते हैं। तो टेम्परेचर कम करने से निष्क्रिय हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से वो विकृत हो जाते हैं, और एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर रेंज में वो बेहतर काम करते हैं, बेहतर इफिशियंसी के साथ काम करते हैं। तो जिस तापमान पर एंजाइम बेहतर कार्य करता है उस तापमान को हम बोलते हैं अनुकूलन तापमान। आप इसका एक छोटा सा ग्राफ भी समझ सकते हैं। अगर हम इस ग्राफ को यहाँ बनाएं तो देखो ये हमारा है टेम्परेचर, तापमान, और ये हमारी है इफिशियंसी, मतलब दक्षता। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा दक्षता बढ़ेगी, एक लेवल तक बढ़ेगी, फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो दक्षता कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके का ग्राफ एक बन सकता है, किसमें? टेम्परेचर में और इफिशियंसी में। तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर, मान लो ये तापमान है TO, ऑप्टिमम है ना, तो इसका तापमान रख दिया TO। तो ये जो TO तापमान है, इस तापमान पर उत्प्रेरक की दक्षता सबसे ज़्यादा होगी, और इस तापमान को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अनुकूलन तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर। कितना होता है? 298 से लेके 310 तक। अगर ज़्यादा हो गया तो भी काम सही नहीं होगा, और कम हो गया तो भी काम सही नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपको बुखार आ गया, इसका मतलब आपका तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ गया तो आपके अंदर जितने भी एंजाइम वगैरह थे वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। अरे प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो आप खुद देखो, आप कहते हो हमें बुखार में भूख नहीं लग रही है, तो क्यों नहीं लग रही है भूख? हमारे एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं वो सही तरीके से पच नहीं रहा होगा, शायद इसलिए हमें भूख नहीं लग रही है। तो कहीं ना कहीं तापमान बढ़ने से एंजाइम किस तरह से चेंज होते हैं ये आप बेहतर तरीके से अब आप समझ पाओगे। तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा चौथा गुण हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक पांचवें गुण की, जिसका नाम होता है पीएच। देखो आप सभी को पता है, आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, पीएच क्या होती है, पीएच के क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, 10th क्लास में सीखा होगा। इवन 11th क्लास में भी आपने पीएच ढेर सारी सीखी होगी। हम ज़्यादा डिटेल में पीएच के नहीं जा रहे हैं। अगर किसी को अम्ल, क्षार, लवण, पीएच वगैरह नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा, जिससे आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। खैर, अगर हमें पता है कि जो अम्ल होते हैं उसका पीएच 7 से कम होता है, हमारा जो जल है उदासीन माध्यम है उसका पीएच 7 होता है, और अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो वो हमारा पीएच क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में हमारा माध्यम कैसा हो जाता है, क्षारीय। मतलब 7 से कम अम्लीय, 7 उदासीन और 7 से ज़्यादा क्षारीय।
तो जो हमारे एंजाइम होते हैं वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं जब पीएच का मान कितना होता है 5 से लेकर के 7 तक, इवन 7.5 तक। ठीक है, तो 5 से लेकर 7 तक जब पीएच मान रहता है तो एंजाइम बेहतर काम करते हैं। तो जिस पीएच मान पर एंजाइम बेहतर काम करते हैं वह पीएच क्या कहलाता है? अनुकूलन पीएच कहलाता है, ऑप्टिमम पीएच कहलाता है। बस इतना पर्याप्त है। आप लिखोगे एंजाइमों को दक्षता के साथ कार्य करने के लिए एक पीएच मान, एक फिक्स पीएच मान पर ही ये दक्षता के साथ काम करते हैं। उस पीएच मान का मान वैल्यू कितना होता है? 5 से 7 के बीच में होता है, 5 से 7.5 के बीच में होता है। और इस पीएच मान पर ही एंजाइम प्रॉपर वर्क करते हैं, इसलिए यही पीएच मान क्या कहलाता है? उसका क्या कहलाता है? अनुकूलन पीएच कहलाता है। आप इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना आमाशय में जाता है, तो आपको पता है हमारे शरीर में आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं, उससे अम्ल निकलता है। आपको याद होगा HCl एसिड मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जठर रस है वो अम्लीय होता है, और आपको पता है अम्ल का पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। और आप देखो वहीं पर ढेर सारे एंजाइम हैं, तो पढ़ा भी होगा आपने, पेप्सिन एंजाइम है और दुनिया भर के एंजाइम है, वो सब कहाँ काम करते हैं? उसी आमाशय में काम करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ तो क्लियर हो ही रही होगी कि यार अम्लीय माध्यम होने की वजह से हमारे जो एंजाइम है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचो, जब हमारे एसिड का सेक्रीशन ज़्यादा होता है, हमारे जठर ग्रंथियाँ ज़्यादा एसिड निकालती हैं, तो हम कहते हैं एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी मीन्स क्या? मतलब हमारे शरीर में जो आमाशय है उसमें एसिड की मात्रा इंक्रीज हो गई होगी। अब एसिड आप कहीं से पीते तो थोड़ी ना हो, एसिड हमारे शरीर से ही निकल रहा है, अंदर ही निकल रहा है। वो एसिड की मात्रा हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है, मगर जब हमारे एसिड की मात्रा ज़्यादा निकलती है, या कहें तो हम खाना कुछ इस तरह से खाते हैं कि एसिड हमारे शरीर में ज़्यादा सेक्रेट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमारे एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं एसिडिटी हो गई है। तो वो जो एसिडिटी हो गई है, तो आप खुद सोचो, फिर आप खाना नहीं खाते हो, आप कहते हो आप बहुत एसिडिटी है, जलन हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है? कहीं ना कहीं हमारे जो एंजाइम है प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो एंजाइमों के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होना ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, और एक फिक्स पीएच होना भी ज़रूरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पीएच, या जिसको हम बोलते हैं अनुकूलन पीएच। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो देखो, इन पॉइंट को हम अगर कंसाइज करें तो कैसे लिखेंगे? अभी एक पॉइंट बचा हुआ, इसको भी बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि एंजाइम उत्प्रेरण उच्च दक्षता वाले होते हैं। यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को 10⁻20 टाइम्स तक इंक्रीज कर देते हैं। एंजाइमों की अनुपस्थिति में, उदाहरण के लिए लिख सकते हो, एंजाइमों की अनुपस्थिति में यदि हम एक टाइम का खाना खाते हैं तो उसको लगभग पचने में 50 वर्ष तक का समय लग सकता है। तो एंजाइम इस तरह से उच्च दक्षता वाले होते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या सीखा कि एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, अर्थात एक एंजाइम किसी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, किसी अन्य जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करता है। ये 2 उदाहरण लिख दोगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? एंजाइमों को बेहतर वर्क करने के लिए या उच्च दक्षता के साथ काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। यह तापमान सामान्य तौर पर 298 से लेकर 310 केल्विन तक होता है। तापमान कम होने पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, जबकि तापमान अधिक होने पर ये विकृत हो जाते हैं और एंजाइम प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। ग्राफ बना दोगे। उसके बाद है अनुकूलन पीएच। आप लिखोगे एंजाइम को दक्षता के साथ कार्य करने के लिए एक निश्चित पीएच मान का होना अनिवार्य है। सामान्य तौर पर 5 से 7 पीएच के मध्य जो एंजाइम होते हैं वह श्रेष्ठ कार्य करते हैं। अतः इस पीएच मान को हम एंजाइम का अनुकूलन पीएच मान कहते हैं। हर एंजाइम के लिए पीएच मान अलग अलग होता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट है एंजाइम संदमक। ये एक लाइन का टॉपिक है, केवल आप इतना समझ लीजिए कि एंजाइम नॉर्मल काम कर रहे हैं, हमने कोई बाहर से ऐसा पदार्थ मिला दिया कि अब एंजाइम की एक्टिविटी ही खत्म हो गई। तो जो पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को, सक्रियता को खत्म कर दें, कम कर दें, उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, ये बायो से रिलेटेड टॉपिक है, हमें केवल इसका टर्म्स सिखाना था, वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जो एंजाइमों की सक्रियता को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम संदमक। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। तो देखो, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि क्या होती है उसको हम देखते हैं। देखिए, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेपरेट वे में पूछा जाता है कि एंजाइम उत्प्रेरण से आप क्या समझते हो, इसकी क्रियाविधि स्पष्ट करो। अब आपको गुण नहीं लिखना है, एंजाइम उत्प्रेरण को समझाना है और सीधा हमको किस पे आ जाना है? क्रियाविधि पर आ जाना है। तो देखो, इसकी क्रियाविधि को बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप नॉर्मली चीज़ समझो। जैसे हमने आपको कहा कि आप सभी लोगों ने ताला तो देखा होगा, ठीक है। अब हमने आपसे बोला कि इस ताले की ये चाबी है, मान लो ये ताला है
और इसकी ये चाबी है। तो आप क्या करते हो, चाबी को ताले में लगाते हो, खोलते हो, ताला खुल जाता है, बंद करते हो, ताला बंद हो जाता है। अब हमने क्या काम किया, इस चाबी को बदल दिया। अब हमने एक नई चाबी लाए, ये हमारी एक नई चाबी है, इससे हमने ताले को खोला, पता चला वो चाबी फंस गई। अब हम इसको खोल रहे हैं, नहीं खुल रहा है, फिर खोल रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, ताकत लगाने से क्या हुआ, चाबी टूट गई, वो फंस गई थी चाबी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ताले को खोलने के लिए एक चाबी की ज़रूरत है और वो चाबी उसी ताले की होनी चाहिए, कोई दूसरी चाबी से वो ताला नहीं खुलता है। अब मैं आपको ताले पर रिसर्च करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे हम सर मास्टर की ले आएंगे और उससे हम एक ताला तो क्या 4 ताले खोल देंगे। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आई एम सीरियस इस टॉपिक पर कि जैसे कोई ताला है, उसकी एक फिक्स चाबी है, तो हम उस फिक्स चाबी से ही उस ताले को खोल सकते हैं। यदि हम कोई अन्य चाबी डालते हैं तो वो चाबी ताले में फंस जाती है। अगर हम ज़बरदस्ती में उस ताले को खोलते हैं तो वो चाबी टूट जाती है अंदर ही, और फिर जब वो चाबी निकलती है तो अंदर का पोर्शन तो अंदर ही रह जाता है और वो टूटी हुई चाबी हमारी बाहर निकलती है। ऐसा कुछ आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा होगा। यही कुछ चीज़ें एंजाइम के साथ भी हैं। देखो जो एंजाइम होते हैं, हमने आपको बताया था अभी पिछले वीडियोस में कि एंजाइम जो होते हैं वो उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, या कहें तो प्रोटीन्स होते हैं, जो कोलाइडल अवस्था में पाए जाते हैं। कोलाइडल कण होते हैं, थोड़े से बड़े कण होते हैं। कोलाइड के बारे में मैं बस 1 या 2 वीडियोस के बाद आपको कोलाइड पढ़ाने वाला हूं, तो आपको समझ में आएगा। तो कोलाइड एक तरह से समझ लीजिए कण है, और उन कण पर सक्रिय केंद्र होते हैं। आपको ये भी पता है कि उन पे क्या होते हैं, सक्रिय केंद्र होते हैं। तो इस तरह से हम कहें तो एंजाइमों पर सक्रिय केंद्र होते हैं। तो आप कहोगे इसमें कौन सी नई बात है, हर एक कैटलिस्ट की सरफेस पर सक्रिय केंद्र होते हैं, मगर जो एंजाइम है उसमें जो सक्रिय केंद्र होते हैं वो विशेष आकृति के होते हैं, बहुत अलग तरह की आकृति के होते हैं। अब क्या होता है कि एंजाइम की सरफेस पर जो सक्रिय केंद्र होते हैं उनसे हमारा अभिकारक का अणु जुड़ता है, और कोई भी ऐरा गैरा अभिकारक का अणु नहीं जुड़ेगा। हमारा अभिकारक अणु वही जुड़ेगा जिसकी आकृति उससे मैच करती है। जैसे ताला तभी खुलेगा जब उसकी चाबी उसके अंदर जाएगी, अन्य कोई चाबी अगर हम डालेंगे तो वो उसके अंदर जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ का मतलब है कि हमारे जो उत्प्रेरक होते हैं वो उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि कोलाइडल अवस्था में मौजूद रहते हैं। उनकी सरफेस पर या उनके पृष्ठ पर एक निश्चित आकृति की गुहाएं रहती हैं, या कहें तो निश्चित आकृति के क्या होते हैं, सक्रिय केंद्र होते हैं। और एक निश्चित आकृति के जो अभिकारक हैं, या कहें तो जो आधार हैं, अभिकारक को हम आधार कहेंगे, अभिकारक हैं या आधार हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबस्ट्रेट हैं, वो उन सक्रिय केंद्रों से में ठीक उस तरह से फिट हो जाएंगे जैसे कि ताले में चाबी फिट हो गई। अब जैसे ही ताले में चाबी फिट हो जाती है तो वो ताला खुलने लगता है, और खुलने लगता है इसका मतलब कि पहले जो ताला अलग था, चाबी अलग थी, एंजाइम अलग था, अभिकारक अलग या सबस्ट्रेट अलग था, फिर जब वो मिले तो उनमें एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बन गया, और फिर वो कॉम्प्लेक्स से ताला खुल गया, मतलब एंजाइम वापस आ गया, और वो फाइनली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कुछ ऐसी प्रोसेस होती है। देखो ये हमारा एंजाइम है, देखो ई आकृति का बनाया है, ये एंजाइम है। देखो ये एंजाइम में देखो अंदर साइड में ये इस तरह से गैप है ना, ये है सक्रिय केंद्र, ये एंजाइम का क्या है, सक्रिय केंद्र। इसकी फिक्स क्या है, आकृति है, आकृति फिक्स है। कहोगे ऐसा ही होती है, नहीं ऐसा नहीं होती, किसी भी तरह का बना सकते हो आप। ये एंजाइम है, इसमें गैप्स हैं, गुहाएं हैं, या कहें तो निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र है। ये एक सबस्ट्रेट है, और उस सबस्ट्रेट की भी एक डेफिनेट आकृति होती है। वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम में ऐसे फिट हो जाएगा। देखो एंजाइम में हमने क्या कर दिया, फिट, सबस्ट्रेट को क्या कर दिया, फिट कर दिया, और ऐसा फिट किया जैसे ताले में चाबी या कुंजी फिक्स हो गई। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं एंजाइम आधार कॉम्प्लेक्स। देखो ये एंजाइम है, ये अभिकारक है, अभिकारक को हमने क्या बोला, सबस्ट्रेट, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं आधार। तो एंजाइम और अभिकारक, एंजाइम और आधार मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स फिर परिवर्तित हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, और एंजाइम अपनी मूल अवस्था में वापस आता है। ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगी, फिर आगे बनेगा, फिर से स्टार्ट होगी, फिर आगे बनेगा, और इस तरह से रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। और इस सिद्धांत को हम बोलते हैं ताला एवं कुंजी सिद्धांत, ठीक है, या ताला एवं कुंजी मॉडल। तो हम क्या लिखेंगे, एंजाइमों के उत्प्रेरण की क्रियाविधि, ये हमारी हेडिंग है। हम क्या लिखेंगे, एंजाइमों की क्रियाविधि अत्यंत विशिष्ट होती है। विशिष्ट का मतलब हम आपको सिखा चुके हैं कि एंजाइम एक अभिक्रिया को तो उत्प्रेरित करता है,
मगर दूसरी अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो एंजाइमों की जो अभिक्रिया है वह अत्यंत विशिष्ट होती है। इसकी व्याख्या करने के लिए जो सिद्धांत या जो मॉडल प्रस्तुत किया गया, उस मॉडल का नाम क्या था? ताला एवं कुंजी मॉडल। इस मॉडल के अनुसार भाषा लिखेंगे, इस मॉडल के अनुसार एंजाइमों की सतह पर एक निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं और उन सक्रिय केंद्रों पर अभिकारक अर्थात आधार के अणु ठीक उस प्रकार जुड़ जाते हैं जैसे कि ताले में चाबी फिट हो जाती है और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है या एंजाइम आधार संकर का निर्माण होता है। देखो स्टेप 1 में एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ा, क्या मिल गया? ES, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम आधार संकर। उसके बाद क्या लिखेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, जो कि टूट जाता है। ये बीच का जो संकर यौगिक होता है वो अनस्टेबल होता है और वो किस में परिवर्तित हो जाता है? उत्पाद में, और एंजाइम अपनी मूल अवस्था में वापस आता है। यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है और इस तरह से हमारी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और इस मॉडल को हम बोलते हैं ताला एवं कुंजी मॉडल। ये एंजाइम उत्प्रेरण की व्याख्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मॉडल है और इस मॉडल की सहायता से हम एंजाइम उत्प्रेरण की बेहतर तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। आप लोग इसको लिख लोगे, भाषा जो मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो से सुन करके लिख लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको जरूर भेज दिया करिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच।